डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लास 9th में व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य। तो वाक्य क्या होता है, तो पढ़ते हैं वाक्य है क्या। तो वाक्य पहले लिख लेते हैं, एक वाक्य देख लेते हैं। राम घर जाता है। तो यहाँ पर एक ये शब्द है, एक ये शब्द है, एक ये शब्द है, ये हैं सब। अगर हम ऐसे लिखें कि घर राम है जाता, तो शब्द तो सारे वही हैं, लेकिन हमने क्या किया, इनका क्रम चेंज कर दिया। इनका क्या चेंज कर दिया, क्रम चेंज कर दिया। तो जब हमने इनका क्रम चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें लग रहा है कहीं ना कोई विसंगति है, कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं इसमें। तो हम अगर वाक्य की डेफिनेशन बनाएं कि वाक्य किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों के दो या दो से अधिक शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के क्रमबद्ध व सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के क्रमबद्ध व या तथा सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब जो वाक्य में शब्द आएंगे वो क्या होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए और सार्थक होने चाहिए। तो इस तरह से दो या दो से अधिक मतलब कम से कम एटलीस्ट दो हों या दो से अधिक। जैसे वह जाता है, तो यहाँ पर दो हो गए, वह और जाता है, तो ये क्रिया शब्द हो गया, ये सर्वनाम शब्द हो गया। तो दो या दो से अधिक शब्दों के क्रमबद्ध व सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। तो ये वाक्य की डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं वाक्य के अंग पर कि वाक्य के क्या अंग होते हैं। तो बेसिकली वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। इसे आप इंग्लिश में, अंग्रेजी में सब्जेक्ट और इसे आप अंग्रेजी में प्रेडिकेट नाम से जानते हैं। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हमारे यहाँ इसको उद्देश्य बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं विधेय। तो उद्देश्य और विधेय दो होते हैं। अब क्या उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उद्देश्य को पढ़ना। तो जैसे यहाँ पर लिखा हमने, राम घर जाता है। इस पूरे वाक्य में जो राम है वो क्या कर रहा है, घर जाने का कार्य कर रहा है। तो जो घर जाना, ये किसका उद्देश्य है, ये किसने सेट कर रखा है टारगेट, ये कार्य, ये जो क्रिया है, इसको कौन संपादित कर रहा है, राम। तो राम क्या होगा, उद्देश्य। राम क्या होगा, उद्देश्य। उद्देश्य होगा राम। क्यों होगा राम, क्योंकि राम जो है उस क्रिया को संपादित कर रहा है, राम उस कार्य को कर रहा है। तो जो विधेय, जिसका विधेय होता है या जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है, वो क्या होता है, उद्देश्य। जिसके बारे में बात की जाती है, राम घर जाता है, कौन घर जाता है, किसके बारे में बात हो रही, राम के बारे में बात हो रही। तो जिसके बारे में बात हो रही या जो क्रियापद को संपादित करता है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो जो विधेय को संपादित करे, जो विधेय को संपादित करे, अर्थात विधेय जिसके बारे में हो, तो जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन है, राम।
तो राम क्या हो गया, उद्देश्य। राम ने ये टारगेट सेट किया है कि ये काम किसको करना है, राम को करना है, तो ये हो गया राम, उद्देश्य हो गया। अब बात करते हैं विधेय की। विधेय क्या होता है, तो उद्देश्य के अलावा जो कर्ता पद है, जो उद्देश्य है, इसके अलावा जो कुछ बचेगा वो सब का सब क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। आगे हम विधेय को और डिटेल में पढ़ेंगे, उद्देश्य को और आगे डिटेल में हम एलेबोरेट करेंगे। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ इतना देखें कि बेसिकली उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। अभी थोड़ी सी समझ इतनी बनानी है कि आप ये समझ लें ये उद्देश्य है और ये विधेय है। अभी आगे इसको एलेबोरेट करता हूँ, तुरंत एक्सपैंड करता हूँ, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो विधेय क्या है, उद्देश्य, जो भी उद्देश्य के बारे में, जो उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में जो भी कहा गया, उद्देश्य के बारे में जो भी कहा गया या जो भी कथन है, वही क्या है, विधेय है। उद्देश्य के बारे में अर्थात कर्ता वाले पद के बारे में जो कुछ भी कहा गया, व्हाटएवर, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया, उद्देश्य के बारे में जो भी कथन है, वही क्या है, विधेय है। विधेय क्या है, उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है वही विधेय है। और विधेय क्या है, जिसके बारे में जो ये जो कथन है, जिसके बारे में ये कथन है, वही क्या है, उद्देश्य है। तो आई होप उद्देश्य और विधेय आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक बात और कर देता हूँ क्लियर कि उद्देश्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता। ये हम लोग भूल करते हैं, विद्यार्थी अक्सर भूल करते हैं। उद्देश्य मतलब कर्ता नहीं होता है और विधेय का मतलब क्रिया नहीं होता है। विधेय का मतलब जो क्रिया है ये भी नहीं होता है। उद्देश्य का मतलब कर्ता नहीं होता, विधेय का मतलब क्रिया नहीं होता। हम लोग बच्चे अक्सर करते हैं सब्जेक्ट मतलब कर्ता और प्रेडिकेट मतलब वर्ब ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। है क्या, अब मान लीजिए मैं लिख देता हूँ राम घर जाता है। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताने के लिए बोलेंगे तो आप राम बोल देंगे, इधर बोल देंगे प्रेडिकेट या विधेय जाता है, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट क्या होगा, राम, और प्रेडिकेट क्या होगा, ये इतना पूरा। तो अब इसमें देखिए घर कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, घर में कर्म कारक हो गया, लेकिन ये भी आ गया क्रियापद के साथ। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक लड़का है राम और एक लड़का है मोहन, ठीक है, एक है मोहन। तो राम और मोहन दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों अपने अपने विद्यालय के बारे में उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं। दोनों अपने अपने विद्यालय को श्रेष्ठ बताना चाहते हैं। अतः विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और दोनों आपस में झगड़ने लगे। उतने में मोहन के ही क्लासमेट्स आ जाते हैं 4। अब ये लोग हो गए कुल 5 लोग और ये राम से लड़ने लगते हैं। तो आपने देखा कि राम और मोहन पहले अकेले अकेले वाद विवाद कर रहे थे, लेकिन उसके मोहन के 4 मित्र और आ गए और वो भी राम से लड़ने लगे। तो आप ये देखें कि राम के जो शत्रु हैं, जो राम के ओपोनेंट हैं, जो राम के विपक्ष में खड़े हैं, वो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 और 5 लोग, राम अकेला। तो अब राम का अगर शत्रु हम पूछें, थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसी बातें मन में मत लाइएगा। राम के लिए मोहन बस शत्रु है या पाँचों हो गए, पाँचों हो गए। क्यों? क्योंकि जिसने भी मोहन का साथ दिया वो सब राम के शत्रु हो गए। अतः ठीक इसी प्रकार से जो कोई भी क्रिया के साथ आएगा, जो कोई क्रिया के साथ आएगा वो पूरा क्रियापद हो जाएगा, जो राम कर्ता के साथ आएगा वो कर्ता पद हो जाएगा। कहने का आशय ये, तो जो उद्देश्य के साथ जुड़ेगा पूरा का पूरा हो जाएगा उद्देश्य, और जो विधेय के साथ जुड़ेगा वो पूरा का पूरा हो जाएगा विधेय।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा राम घर जाता है। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ कि कक्षा 9 में पढ़ने वाला एक होनहार छात्र राम घर जाता है। अब देखिए, चूंकि मैंने ये जो उद्देश्य है इसमें ये उद्देश्य राम मेरा यहाँ है उद्देश्य, इस उद्देश्य में के पहले मैंने इतना बड़ा एक सेंटेंस ही पूरा जोड़ दिया, इतना बड़ा सा एक सेंटेंस टाइप इतना बड़ा जोड़ दिया। तो ये भी क्या हो जाएगा उद्देश्य, क्योंकि ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, राम को। जो राम के साथ आ गया युद्ध क्षेत्र में, जो राम के साथ लड़ने आ जाएगा वो राम का दोस्त हो जाएगा, जो मोहन के साथ है जो मोहन का दोस्त हो जाएगा। तो अगर उद्देश्य का विस्तार मैंने किया तो उद्देश्य इतना बड़ा हो गया। अब तो अब पूरा का पूरा अगर आपसे कोई पूछे कि उद्देश्य क्या होगा तो आप राम नहीं कहेंगे, पहले ही राम पहले उद्देश्य था। अब राम के साथ चूंकि इतना बड़ा और जुड़ गया है तो अब उद्देश्य क्या हो गया, कक्षा 9th में पढ़ने वाला एक होनहार छात्र राम, इतना बड़ा आपका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, घर जाता है वो विधेय हो जाएगा। तो ये है बात समझने की, जो उद्देश्य के साथ आएगा वो उद्देश्य हो जाएगा, जो विधेय के साथ आएगा वो विधेय हो जाएगा। तो ये हो गया उद्देश्य और विधेय। अब बात करते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ये हो गया वाक्य के अंग। वाक्य के अंग 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके बाद वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार, तो वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर वाक्य, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर वाक्य। दूसरा क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य। चूँकि रचना के आधार पर जो वाक्य हैं ये हम पढ़ेंगे क्लास 10th में, ये क्लास 10th के सिलेबस में है, और अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं ये हमारे क्लास 9th के सिलेबस में ये समाहित हैं और ये 10th में हैं। तो हम इसको 9th में जो है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, इसको हम पढ़ेंगे। 10th में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। 10th में हम पढ़ेंगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जो कि रचना के आधार पर वाक्यों का भेद है। अर्थ के आधार पर हम वाक्य भेद अभी पढ़ते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद और अर्थ के आधार पर हमारे पास वाक्य भेद हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जितने किस टाइप के वाक्य होते हैं, उन वाक्यों से कैसा अर्थ निकलता है, तो अर्थ पर आधारित वाक्यों के भेद हमने बनाए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, पहले देखते हैं विधानवाचक वाक्य। कौन सा है, विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है इच्छावाचक वाक्य। पांचवा है संदेहवाचक वाक्य। छठवां है आज्ञावाचक वाक्य। सातवां है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। और अंत में जो 8वां है वो है
विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य, चलिए पढ़ते हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस है ना पढ़ते हैं, सकारात्मक वाक्य भी इसको कहते हैं, इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस इसको कहते हैं। तो विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति के होने या कार्य के होने या किसी अवस्था के होने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक। किसी व्यक्ति के होने के या कार्य के होने की बात हो, किसकी बात हो? व्यक्ति के होने या कार्य के होने की बात हो, उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। व्यक्ति के होने से आशय ये नहीं है कि केवल व्यक्ति ही होगा। मान लीजिए कह दें कि ये बोर्ड है, तो आप कह दें कि सर ये बोर्ड तो आदमी नहीं है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के होने का मतलब कोई भी एंटिटी कुछ भी हो, किसी के, तो व्यक्ति की जगह मतलब किसी भी चीज़ के, किसी भी व्यक्ति के होने या कार्य के होने की बात हो, उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीते, ये उदाहरण है। मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीते, मेरी बेटी ने कॉलेज में पुरस्कार जीते, पुरस्कार प्राप्त किए। अब इस वाक्य में मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीते, इसी में किसी कार्य के होने की बात क्या हो रही है कि मेरी बेटी ने क्या किया? इनाम जीतने का, पुरस्कार प्राप्त करने का काम उसका हुआ। तो ये एक साधारण वाक्य है, साधारण सी बात है, सकारात्मक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, किसी व्यक्ति के होने या कार्य के होने की बात की है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, किसी व्यक्ति या कार्य के होने के। यह आम है, एक फल का नाम है आम, यह आम है। क्या हुआ? किसी फल के होने की बात हो रही है, तो यहाँ पर किसी के होने की बात हो रही है या कार्य के होने की बात हो रही है, तो कौन सा होगा? विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है निषेधवाचक वाक्य, जहाँ पर किसी व्यक्ति के न होने या कार्य के न होने का बोध हो, व्यक्ति के न होने का बोध हो या कार्य के न होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जहाँ पर किसी के न होने का या कार्य के न होने का बोध हो, मतलब किसका भाव आएगा? न का भाव आएगा, नकारात्मकता का भाव आएगा, तो इसे क्या कहेंगे? अंग्रेजी में इसको निगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। जैसे अभी मैंने लिया था आम, यह आम नहीं है। मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम नहीं जीते। दोनों एग्जाम्पल में विधानवाचक से क्या बनाया? नकारात्मक बना दिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नकारात्मक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। इसको क्या बोलते हैं? निषेधवाचक। पहला क्या हो गया? विधानवाचक। इसके बाद आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का अर्थ पता चले, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो, जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे अगर अभी हम कह दें कि क्या यह आम है, क्या यह आम है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में हमने क्या किया? क्या यह आम है, मतलब प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है। वह कौन है? प्रश्न पूछे जाने का बोध है। क्या मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीते हैं? क्या हुआ? उसी वाक्य को मैंने प्रश्नवाचक में परिवर्तित किया, रूपांतरित किया, तो उसमें किसका बोध हो रहा है? प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। और साथ याद रखिएगा, प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा होना चाहिए, लाइक दिस, है ना। यदि आपने प्रश्नवाचक वाक्य लिखा और इसके बाद आपने ये नहीं लगाया, तो ये वाक्य आपका गलत है, अशुद्ध है। इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य अगर है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। नेक्स्ट, इच्छावाचक वाक्य, जहाँ पर इच्छा, कामना शुभ हो या अशुभ हो,
है ना, जहाँ पर इच्छा कामना इस तरह का बोध होता है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होता है, इच्छावाचक वाक्य। उसे क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पर इच्छा हो कामना हो, है ना, तो निवेदन है, इस तरह का भाव जहाँ पर इच्छा और कामना, जहाँ पर इच्छा कामना अभिलाषा आकांक्षा ये सारी चीज़ें आए तो उसे क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य। जैसे आप दीर्घायु हूँ, है ना, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी जो इस वक्त मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी दीर्घायु हों, आपके परिवार वाले सभी सकुशल रहें। तो ये क्या है, ये आप दीर्घायु हों, ये मेरी एक इच्छा है, मेरी एक कामना है, मेरी अभिलाषा है, ईश्वर से प्रार्थना है। तो प्रार्थना के लिए, इच्छा के लिए, अभिलाषा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इच्छावाचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं, इच्छावाचक वाक्य। अब अगर इसी में मैं पहले वाले एग्जाम्पल को चेंज करके देखूं कि मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीते हैं, है ना, काश मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीते होते, है ना, काश मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीते होते। तो ये क्या था, एक मेरी इच्छा थी, इच्छा को जाहिर कर रहा है, इच्छा को मेरी बता रहा है कि अगर मेरी बेटी ने इनाम जीते होते, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं संदेहवाचक वाक्य। तो संदेहवाचक जहाँ पर हमें डाउट हो, संदेह हो, भ्रम की स्थिति हो, तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, संदेहवाचक वाक्य। तो संदेहवाचक, जैसे मैं अगर ये कहूँ शायद आज वर्षा होगी, या हो सकता है आज वर्षा हो सकता है आज वर्षा हो सकता है कल पिताजी आए। अब मैंने मान लीजिए कह दिया कि हो सकता है आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, और आप फिर कह दें कि सर वर्षा नहीं हुई, आपने कैसे कह दिया। तो ये इसीलिए लिखा है शायद आज वर्षा हो, तो ये क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य हो जाए, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। मैंने इच्छावाचक के सामने इसलिए लिख दिया क्योंकि चूँकि बोर्ड में जगह कम है, तो ये संदेहवाचक वाक्य होगा। क्या, शायद आज वर्षा हो, शायद मेरी बेटी कॉलेज में इनाम जीत गई होती, जीत जाती, या शायद मेरी बेटी कॉलेज में इनाम जीते, शायद मेरी बेटी कॉलेज में इनाम जीते। तो ये हो गया। अब इसके बाद आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञा के लिए, निवेदन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आज्ञावाचक वाक्य का, है ना। जैसे बैठ जाओ आज्ञा होगी। एडवाइस के लिए आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे डॉक्टर ने रमेश को कहा यह दवा 2-2 बार दिन में लेनी है। डॉक्टर ने रमेश को कहा कि यह दवा दिन में 2-2 बार लेनी है। ये क्या है, एक एडवाइस है, सलाह है, सुझाव के लिए, सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए, आज्ञा देने के लिए किसका कौन सा वाक्य होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है। ठीक है, तो आज्ञावाचक वाक्य ये हो गया। नेक्स्ट संकेतवाचक वाक्य, जो नेक्स्ट है संकेतवाचक, मैं यहाँ लिख देता हूँ संकेतवाचक को। संकेतवाचक मतलब कंडीशनल सेंटेंसेज, जहाँ पर पहले ये होगा तो फिर ये होगा, जहाँ पर दो अलग अलग कंडीशंस होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, दिस इज कंडीशनल सेंटेंस। संकेतवाचक वाक्य, यदि आप पढ़ोगे तो ही पास होगे, अन्यथा नहीं। पहली शर्त ये है, पहली कंडीशन ये पूरी करिए, तब सेकंड कंडीशन ये एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट ये है, इसे करें, सेकंड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, संकेत दिया जा रहा है आपको कि आप पढ़ाई करें, और मैं भी आपको संकेत दे रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से कि आप घर में बैठ के पढ़ाई करें। आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो ये संकेतवाचक वाक्य है, जहाँ पर वाक्य में दो अलग अलग
स्थितियां होती हैं, एक स्थिति पूर्ण होने के बाद दूसरी स्थिति होती है, अर्थात जहाँ पर संकेत दिए जाते हैं, जहाँ पर संकेत होता है तो उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य जो है अत्यधिक ज़्यादा प्रसन्नता की स्थिति हो जाए, अत्यधिक ज़्यादा हर्ष हो जाए, अत्यधिक ज़्यादा दुख हो जाए, शोक हो जाए, या कोई अद्भुत बात देख ली हो, आश्चर्यजनक घटना आपने देख ली हो, उसके लिए हम विस्मयवाचक वाक्य का प्रयोग करते हैं, विस्मयवाचक वाक्य उसे कहते हैं। जैसे हाय वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। मान लीजिए कोई है और उसकी अकाल मृत्यु हो गई अचानक, तो हाय वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्या है ये? एक विस्मयवाचक वाक्य है, आश्चर्यजनक बात है, बड़ा दुख हुआ। हाँ, अच्छा किसी ने बहुत अच्छा काम कर लिया, वाह मेरे छात्रों ने जिले में अपना तथा अपने परिवार का नाम रोशन किया। अब यहाँ पर क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आप और आपका पूरा परिवार, पूरी फैमिली, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप फेमस हो गए, आपकी हर जगह तारीफ़ हो रही। तो ये मेरे लिए क्या है, गर्व की बात है, खुशी की बात है। तो मैं इसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जो चिन्ह है विस्मयबोधक चिन्ह, इसको ज़रूर लगाना है इसमें, तो इसका प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो गया, विस्मयवाचक वाक्य। तो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक बार पुनः आपको बता दें, विधानवाचक वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति के या कार्य के होने का बोध होता है। इसके बाद निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में ना का अर्थ होता है, नकारात्मकता का भाव होता है, ना का भाव होता है, किसी व्यक्ति के न होने या कार्य के न होने का बोध होता है। प्रश्न पूछने के लिए, जहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ प्रश्न पूछने का बोध होता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक सर्वनाम आते हैं, जैसे क्या, कब, कहाँ, कौन आदि आते हैं। इच्छावाचक वाक्य में व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, अपनी मनोकामना, प्रार्थना आदि जो होती हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य में, तो जो संदेहवाचक वाक्य होता है उसमें जब कोई डाउट होता है, जब कोई संशय होता है, कोई भ्रम की स्थिति होती है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसमें संदेहवाचक वाक्य हो सकता है। जहाँ पर आप श्योर नहीं रहते 100%, यू आर नॉट 100% श्योर, तो वहाँ पर क्या होगा, संदेहवाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा लेने देने के लिए, सुझाव तथा सलाह लेने के लिए, सलाह के लिए भी आज्ञावाचक वाक्य का प्रयोग किया जाता है। संकेतवाचक वाक्य, इसे कंडीशनल सेंटेंसेस अंग्रेजी में कहते हैं, जहाँ एक कार्य के पूर्ण होने के बाद दूसरे कार्य की बात होगी, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होगा। इसके बाद है 8वां वाक्य है, 8वें प्रकार का विस्मयवाचक वाक्य, जहाँ पर अत्यधिक ज़्यादा हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, शोक या आश्चर्यजनक घटना की बात की जाती है, वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य का प्रयोग करते हैं। विस्मयवाचक वाक्य में हमेशा ये विस्मय सूचक जो चिन्ह होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी, ये ज़रूर लगाना होता है, और प्रश्नवाचक वाक्य में ये क्वेश्चन मार्क ज़रूरी लगाना है। ठीक है, तो ये बातें थीं। अब एक बार फिर से देख लेते हैं इन वाक्यों का आपस में रूपांतरण। एक दूसरे वाक्य को दूसरे वाक्य से परस्पर बदलते हैं तो वो रूपांतरण कहलाता है। हम इन वाक्यों को आपस में चेंज करते हैं। एग्ज़ाम में आता है, 2 प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला कि एक वाक्य लिखा है, मान लीजिए ये वाक्य एक लिखा है और आपसे पूछा जाएगा ब्रैकेट में ये किस प्रकार का वाक्य है। एक तो इस प्रकार से आ जाएगा, तो वाक्य को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। दूसरा, एक वाक्य दिया जाएगा और बोलेंगे कि इसको, ये विधानवाचक में किसमें ये नहीं बताएंगे, और बोलेंगे इसको प्रश्नवाचक में बदलिए,
है ना, इसको प्रश्नवाचक में बदलिए। तो दो प्रकार के वाक्य आते हैं, दो प्रकार के प्रश्न आते हैं क्वेश्चन पेपर में। एक आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए कि किस प्रकार का वाक्य है, पहचान करके बताइए कि अर्थ के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य है। दूसरा, निर्देश के अनुसार वाक्यों को बदलें। तो निर्देश ये यहाँ लिखा है कि इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, निषेधवाचक में बदलना है, इच्छावाचक में बदलना है, संदेहवाचक में बदलना है, और संकेतवाचक या शर्तवाचक में बदलना है। संकेतवाचक का एक और नाम है, संकेतवाचक का शर्तवाचक। ठीक है, तो किस में बदलना है ये अब देखते हैं, हम बदल के देखते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट बात करते हैं कि वाक्य को बदलना है। मान लीजिए पहला एक वाक्य मैंने लिया विधानवाचक, है ना, विधानवाचक वाक्य। अब इस वाक्य को मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा बाकी के सारे में। तो मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीते हैं। मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीते हैं। मेरी एक बेटी है, उसने कॉलेज में इनाम जीते हैं, मतलब बहुत सारे उसको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अब इस एक वाक्य को मैं अलग अलग में बदलूंगा। आप ध्यान से देखिएगा, बस कुछ नहीं करना होता है। वाक्य की जो मूल भावना है, वाक्य की जो मूल भावना है, वाक्य के जो प्राण तत्व हैं वो हैं क्या, कि विधानवाचक से जब आप नकारात्मक में बदलेंगे तो ना का बोध आएगा, प्रश्नवाचक में बदलेंगे प्रश्न पूछने का बोध आएगा, प्रश्न करने का बोध आएगा। बस वो चीज़ कर दीजिए, आपका वाक्य बदल जाएगा। तो अब मुझे किस में बदलना है, निषेध में मान लीजिए बदलना है, निषेधवाचक वाक्य में। तो निषेधवाचक वाक्य, इसमें मुझे बदलना है। तो मैंने लिखा मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीते हैं। जीते हैं पहले क्या लगा दिए, नहीं जीते हैं। अब देखिए ये ट्रांसफॉर्म होके किस में बदल गया, विधानवाचक से निषेधवाचक में बदल गया। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। नकारात्मकता का भाव होना चाहिए, मैंने सकारात्मक से नकारात्मक का भाव डाल दिया, वाक्य ज्यों कहते हैं वैसा ही लिख दिया। तो ये हो गया निषेधवाचक में। अब मैं बदलता हूँ इसको प्रश्नवाचक वाक्य में। बस इसी वाक्य के पहले मैं लगा देता हूँ क्या, और आप पूरा वाक्य वैसा रिपीट कर दीजिए। क्या मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, प्रश्नवाचक, प्रश्नसूचक जो चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दूंगा। मेरा पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट है, मैं अगर बदलता हूँ इसको इच्छावाचक में, तो इच्छावाचक में काश मेरी ये इच्छा है, तो काश मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीते होते। काश मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीते होते। यहाँ क्या है, जीते हैं और हैं का ही होते हो जाता है, क्रिया ऑफ सेम है। तो काश मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीते होते। तो ये बदल गया, अब मैंने बदल दिया इच्छावाचक में। अब मैं बदल रहा हूँ संदेहवाचक में इसी वाक्य को। संदेहवाचक में जब मैं इसको बदलूँगा, ये बदल गया इच्छावाचक। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य कौन सा, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये इच्छावाचक हो गया। अब संदेहवाचक की बात करते हैं। संदेहवाचक में जहाँ पर भ्रम की स्थिति हो, डाउट की, तो शायद मेरी बेटी कॉलेज में
इनाम जीते, शायद मेरी बेटी कॉलेज में इनाम जीते। अब देखिए, मैंने बेटी के आगे जो ने है, कारक कर्ता कारक का परसर्ग चिन्ह क्या होता है, ने। आप इसको लिखें या छुपाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं कहीं पर ये चिन्ह जो है हाइड हो जाता है, नहीं दिखाई पड़ता, और कभी कभी ये परसर्ग चिन्ह दिखाई पड़ता है, अर्थात कहीं कभी लुप्त हो जाता है, कभी नहीं लुप्त होता। ये डिपेंड करता है परसर्ग चिन्ह वाक्य की संरचना पर, वाक्य की बनावट पर, वाक्य की ज़रूरत पर। तो शायद मेरी बेटी कॉलेज में इनाम जीते, ये क्या हो, संदेहवाचक वाक्य हो गया। मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है मेरी बेटी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हो सकता है मेरी बेटी कॉलेज में इनाम जीते। अब संकेतवाचक या शर्तवाचक, संकेतवाचक या शर्तवाचक, संकेतवाचक या शर्तवाचक वाक्य। यदि मेरी बेटी मेहनत करेगी तो वह कॉलेज में इनाम जीतेगी। ये लीजिए, बन गया संकेतवाचक शर्तवाचक। यदि मेरी बेटी मेहनत करेगी तो वह कॉलेज में इनाम जरूर जीतेगी। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया संकेतवाचक या शर्तवाचक वाक्य। अब इसके बाद हम देखते हैं अंतिम जो बचा है, आज्ञावाचक। हाँ, अभी आज्ञावाचक बचा है। तो मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीते हैं। बेटी तुम्हें कॉलेज में इनाम जीतना है। बेटी तुम्हें कॉलेज में इनाम जीतना है। बेटी तुम्हें कॉलेज में, बेटी तुम कॉलेज में इनाम जीतो। बेटी तुम कॉलेज में इनाम जीतो। ये लीजिए, बन गए बात। बेटी तुम्हें कॉलेज में इनाम जीतना है या बेटी तुम कॉलेज में इनाम जीतो, बोथ आर सिमिलर। दोनों वाक्य हमारे आज्ञावाचक में परिवर्तित हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। और अंतिम जो वाक्य है वह विस्मयवाचक वाक्य, उसमें बदल करके देखते हैं। तो वाह, मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीत लिए। मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम, वाह मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीत लिए। तो ये हर्ष की बात है, खुशी की बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आज वाक्य पढ़ा। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य के अंग पढ़ा। वाक्य के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय, इसको पढ़ा। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हम क्लास 10th में पढ़ेंगे कैसे वाक्यों की संरचना होती है। वो सरल वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं और मिश्र वाक्य हैं। अभी हमने पढ़ा विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक। तो ये हमने सारे पढ़े, 8 वाक्य पढ़े। ये किसके पढ़े, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़े हमने। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कोई डाउट हो, तो आप बिल्कुल निसंकोच मुझे बताएं। मुझे आपको आपके डाउट क्लियर करके खुशी होगी, आपको पढ़ा के मुझे संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इसलिए आप पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें, और कहीं कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ बताएं ज़रूर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।